Hello kids, myself Siddharth Sherpa back again with today's SSC classes. So finally we have reached part 6 of the chapter. So before moving towards, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है. I think you all are able to connect now कि स्टोरी कैसी चल रही है, फ्रांस के स्टोरी कैसी चल रही है सबका. I think you all are able to connect it now कि क्या से क्या हुआ था, अब फिर क्या से क्या होने वाला है. अब बात क्या है कि अब क्या से क्या हुआ था. फ्रांस एक मोनार्क से क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था. अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से क्या बनेगा, एक फ्रांस फ्री रिपब्लिक बन जाएगा. अब ये कहानी है, क्रक्स इतना ही है चैप्टर का, ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट फ्रांस becomes a constitutional monarch. That means France abolishes monarchy and becomes a republic. ठीक है, टॉपिक में ही समझ लेना कि क्या है कि फ्रांस क्या करता है, जो अब लुइस 16 था उनको क्या करते जाता है, हटा देता है. नो, ही इज रिमूव फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द फ्रांस. अब जो स्टोरी है, अब उनका यात्रा यही तक था, ठीक है. सो नाउ एबोलिशस मोनार्की, यानी कि हटा देते हैं मोनार्की को. उसके बाद क्या होता है, एक रिपब्लिक बनता है. सो लेकिन अब इट्स नॉट दैट इजी कि अब फ्रांस मोनार्की हटा दिए और रिपब्लिक बन गए. अब बोलने से तो आसान लग रहा है, यस, बट देयर हैज बीन दिस चैप्टर इज ऑलवेज रिलेटेड इवेंट्स. ओके, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं. तो रिमेंबर द फर्स्ट इवेंट ऑफ 1789 Bastille. Yes, now there is a next event that is an important event in this chapter. We saw that France had become a what, constitutional monarch. France had already become a constitutional monarch, but tensions was still going on. मोनार्क तो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल, राजा को थोड़ा पावर लिमिट कर दिए, लेकिन उसमें क्या होता, टेंशन अभी भी वहां पे ग्रो कर रहा था. अब केवल राजा के एंगल से नहीं, स्टिल वन पॉइंट बिफोर मूविंग, ये चीज अभी याद रखना कि डू यू थिंक कि सारे पीपल को तो वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. एवरी पीपल डिड नॉट गेट द वोटिंग राइट्स. सो अब उसमें सोसाइटी में ऐसे लोग भी थे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से भी नाखुश थे. ऑब्वियसली रहेंगे, क्योंकि वहां पे क्या किया गया है, वोटिंग राइट सबको नहीं दिया गया था. तो इसलिए देयर वर फ्यू पीपल्स इन द सोसाइटी हु फेल्ट एलिनेटेड, यानी कि उन लोगों को क्या लगा कि हम लोगों को फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर ओनली men, not women. Is that clear? Because women did not get voting rights whether they earned or not. So now, although Louis XVI had signed the constitution, he entered a secret negotiation with the kings of Prussia. That means उन्होंने क्या किया कि उनको क्या लगा, भले ही उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो साइन किया था कि भाई क्योंकि देश में बवाल मच रहे थे, चलो अब आखिरकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने साइन तो कर लिया था. लेकिन वो चोरी छुपे क्या करने लगे, किसके साथ संपर्क में आने लगे, सीक्रेट नेगोशिएशन विथ किंग्स ऑफ प्रूशिया. नाउ दिस प्रूशिया इज जर्मनी. पहले क्या था, प्रूशिया, इट वाज रीजनल किंगडम्स, बहुत सारे अदर कंट्रीज भी इसमें जुड़े थे, बाद में पढ़ोगे 10 में ये सब के बारे में. नॉट ओनली प्रूशिया, ऑस्ट्रिया भी था, ठीक है, ऑस्ट्रिया भी था. अब ऑस्ट्रिया तो इनका ससुराल हो गया शायद. लुइस 16 हैड मैरिड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, तो ससुराल हो गए, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रिया. ओके, ऑस्ट्रिया भी आते हो और बहुत सारे. अब देखो ये क्या कर रहे हैं, क्यों नेगोशिएशंस कर रहे हैं. भाई सोचो तुम एक बहुत पावरफुल आदमी हो और रातों रात तुम्हारे पावर छीन जाए. एब्सोल्यूट मोनार्च जो था अब एब्सोल्यूट मोनार्च नहीं रहा, वो कठपुतली हो गए. जैसे नेशनल असेंबली जो बोल रहे हैं वही करना है. तो ही वांटेड हिज पावर बैक, बिकॉज भाई अब पावर की आदत हो गई है, लत लग गई है पावर की, ठीक है. सो नाउ अब आदत हो गई है, सो नाउ ही वांट्स हिज पावर बैक. सो टू गेन बैक द पावर, ना वो क्या कर रहा है, प्रूशिया से क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है. अब फिर ये क्यों प्रूशिया से मांग रहा है, वो राजा भला क्यों इनको सपोर्ट करेगा, वो भी तो राजा है, बुला के अगर प्रूशिया को फिर वो हरा देते, ये भी तो हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं था बात. रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वॉरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस and made plans to send their troops down the events that had been taking place there since summer of 1789. 1789 के जो समर था, गर्मी जुलाई,
ये जुलाई का महीना फ्रांस के लिए थोड़ा बैड लक ही था, देखोगे, और फिर दूसरे भी जुलाई में ही आता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो नेबरिंग कंट्रीज थे जैसे जर्मनी, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब फ्रांस के अलावा जिनकी नेबरिंग कंट्रीज जो भी थे, ये सब क्या थे, अब ये लोग को भी डर था कि भाई फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है, लोग इतना कुछ कर रहा है, कल के आज के दिन में फ्रांस में राजा को ही हटा दिया वहां के लोगों ने, अब ये लोग को भी डर था कि कल के दिन में हमको भी हटा देगा हमारे ही लोग फ्रांस से सीख के। तो वो लोग ने क्या सोचा कि ये फायदेमंद रहेगा कि यदि हम लोग फ्रांस में जाके वहां का नेशनल असेंबली को क्या कर दे, हरा दे। जब नेशनल असेंबली को हरा देंगे तो फिर वहां पे लुईस 16 बन जाएगा, फिर मोनार्क शुरू हो जाएगा, यानी कि नए डेवलपमेंट्स आने नहीं देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब भाई नेशनल असेंबली को, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिचुएशन समझो, लुईस 16 को पावर बैक चाहिए, ठीक है, लुईस 16 वांट्स हिज पावर बैक, चाहिए भाई, राजा है भाई, अब मुझे नहीं पच रहा है भाई, मैं कठपुतली जैसा राजा बनना नहीं चाहता हूँ, तो यार अरे प्लीज हेल्प करो ना यार, प्रूशिया से बोला, वो भी राजा है, तो राजा मिलके क्या करना चाह रहा है, फ्रांस के नेशनल असेंबली को तोड़ना चाह रहा है, जो नेशनल असेंबली बना था, पता है ना सबको, पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का। तो नेशनल असेंबली में क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली को तोड़ना चाह रहे थे लुईस 16 दूसरे राजा की मदद लेके, लेकिन जब तक ये लोग का मदद आता या ये लोग नेशनल असेंबली पे हमला करता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली में वोट कर दिया 1792 में कि, और सीधा किसके अगेंस्ट में वॉर क्या कर दिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर घोषित कर दिया। यानी कि ये लोगों को पहले ही पता चल गया था कि प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फ्रांस के नेशनल असेंबली को हटाने के लिए, ठीक है। अब ये लोगों को कैसे पता चल गया, अब भाई खुफिया एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज तो होंगे ही, तो यानी कि अब बिफोर लुईस 16 का ये समझौता पूरा होता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली को पता चल गया कि ये हमारे लुईस 16 और प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया क्या है, मिल रहे हैं हम लोग को हटाने के लिए। तो वो लोग ने क्या किया कि दे डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। इज दैट क्लियर? सो अब यहां तक हम लोग समझे कि क्या हो रहा था रिपब्लिक बनने से पहले। थोड़ा यहाँ पे लुईस 16 चालाकी कर रहा है पावर वापस लेने के लिए, तो वो चालाकी पहले ही पता चल जाता है नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली क्या कर देता है, वोटिंग होता है अप्रैल 1792। सो दिस इवेंट, रिमेंबर दिस इवेंट, अप्रैल 1792। 1789 फ्रांस का रेवोल्यूशन, 1790 में शायद 91 में क्या लगा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और 1792 में क्या हो गया है कि अब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में क्या हो गया, वॉर हो गया। अब देखो क्या होता है, war against Austria and Prussia, thousands of volunteers thronged from the provinces to join army। अब फ्रांस में जितने भी लोग थे वहां से हजारों लोग क्या गए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, एकदम रेडी, तैयार है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करने के लिए। अब देखो ये लोग क्यों इतना उत्सुक थे लड़ाई करने के लिए, कारण ये था, दे सॉ दिस वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर द यूरोप। ये फ्रांस के लोगों ने क्या देखा, ये एक्चुअली में ये वॉर लोगों का है, और किसके अगेंस्ट में है, किंग्स के अगेंस्ट के, केवल फ्रांस का नहीं है बल्कि पूरे यूरोप का है, क्योंकि पूरा यूरोप जो है क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुआ करता था। यू विल रीड इन क्लास 10 दोगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें देखोगे कि ये जो प्रूशिया है, जो आज के दिन में जर्मनी बना है, प्रूशिया जो बार बार मैं प्रूशिया बोल रहा हूँ, ये प्रूशिया में अदर कंट्रीज भी छोटा मोटा जुड़ा हुआ था, जो आज के दिन में इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। सो अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang was the Marseillaise composed by Rosette d'Isle, okay, ठीक है। Among the patriotic songs they sang the Marseillaise composed by the Rosette d'Isle, whatever, it's very tough pronunciation, French word, okay। तो ये पैट्रियोटिक सॉन्ग था मार्शल्स, ठीक है। सो इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शल्स एज दे मार्च टू इनटू पेरिस, सो इट गॉट इट्स नेम, द मार्शलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये सॉन्ग जो रोजर डी एस्ले ने बनाया था, ये क्या हुआ था, ये पहली बार, अब देखो लेट्स टॉक, ओके आई डोंट नो द मैप तो नहीं रखे हम, लेकिन मार्शलिस बोल के एक ये जो टाउन है एक फ्रांस में है, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
तो पेरिस तुम्हारा यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों ने रास्ते में ये गाना गाते गया है। तो और पहली बार उसी समय में गाया गया था, तो इसलिए गाना को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिला और बाद में इसी को क्या बनाया गया, नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। इज दैट क्लियर? ठीक है। Got its name, the Marseillaise is now the national anthem of France. So ये एक सिटी से फ्रांस तक जब लोग बोल रहे हैं ना, ये प्रोविंस से सारे लोग जा रहे हैं, मार्सेलिस से जो जा रहे थे लोग, वो लोग कहाँ पहुंचे, पेरिस पहुंचते समय ये गाना गाए थे। तो इसीलिए ये गाना एकदम इंपॉर्टेंस गेन किया और उसी को बाद में फ्रांस ने क्या बनाया है, नेशनल एंथम बनाया है अपने देश का। लेकिन अब देखो, whenever we talk about war, whenever we talk about bringing peace because of war, it's just a notion, ये बस एक कहावत है कि युद्ध से क्या लाता है, शांति आती है। yes, but war never brings peace, ये एक लोगों का कहावत है, ठीक है। तो अब जो ये वॉर था, इसने क्या लोगों को फायदा किया होगा, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ जो भी लड़ाई कर रहे थे। अब डोंट फॉरगेट, हम लोग कहानी से नहीं भटकना है। लुईस 16 ने क्या किया, सीक्रेट नेगोशिएशन दूसरे देशों से, राजाओं से। अब वो नेगोशिएशन जो किससे किया था, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ किया था, और वो किसको पता चल गया, नेशनल असेंबली को पता चल गया, और नेशनल असेंबली सीधा प्रूशिया के अगेंस्ट से वॉर डिक्लेयर कर दिया। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग आए युद्ध में लड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग ने ये युद्ध को ऐसा युद्ध देखा जो कि केवल फ्रांस का नहीं था, केवल पूरे यूरोप का था। वो किसके खिलाफ है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो हम लोग ये देख लिए। लेकिन ये जो वॉर रहा है बेटा, दिस वॉर्स बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। रिवोल्यूशनरी वॉर्स जो भी हो रहे थे, इसने लोगों में लॉसेस लाया, नुकसान लाया है और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लाया है, ठीक है। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज यानी कि महंगाई वगैरह फ्रांस में अभी भी खत्म नहीं हुआ है अच्छे से, और वॉर लड़ रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे ही, ठीक है, वॉर्स में एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। So while men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. So maximum men were away in the war, Prussia and Austria के खिलाफ। So now अब सारे लोग, no, we'll move towards this topic later. ध्यान से सुनो। Did women have revolution? हम लोग ने ओवरव्यू में देखे हैं। तो you can see how women, उनका भी कुछ रोल है, भले ही वो लोग वॉर में नहीं गए हैं, but when all the men were busy fighting wars, they were in charge of the families. Now it was their responsibility to earn for the family. यानी कि अपने बच्चे को खिलाना, घर के लिए कमा के लाना। जब मर्द लोग सारे युद्ध में थे, तो महिलाओं का काम था कि वो लोग क्या करें, घर के लिए खाना बनाएं, ठीक है। Is that clear? Looking after their families. Large sections of the populations were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. अब ये देखो, वॉर तो जीत लिए नेशनल असेंबली में, ठीक है, नेशनल असेंबली में वॉर, नेशनल असेंबली ने वॉर जीत लिया, प्रूशिया और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिया पीछे हट गए। अब देखो, हम लोग देख रहे हैं अब उतने में खत्म नहीं होता है, वॉर जीत लिया, लेकिन अब फिर हम लोग दोबारा इंटरनेशनल अफेयर चले गए, फॉरेन वाला पार्ट चला गया, युद्ध में चले गए, फॉरेन कंट्री के साथ लड़ाई हो गई, लेकिन वापस फिर फ्रांस में आओ। फ्रांस में लोगों को ये लगा, ऐसे सेक्शंस थे सोसाइटी में, उनको लगा कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 से शुरू हुआ था, वो कंटिन्यू होना है। वो क्या होना है, कंटिन्यू होना है। इसलिए क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसने केवल पॉलिटिकल राइट्स किसको दिया था, अमीर सेक्शंस यानी कि रिचर people of the society. That means the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society. यानी कि समाज के अमीर लोगों को ही मिला था। You all know what is active citizens and what is passive citizens. यानी कि अब समझो, active citizens जो थे voting rights दे रहे, इसका मतलब they were rich, they were able to pay taxes. But passive citizens, women को तो छोड़ दो थोड़ी इक्वेशन के लिए, even men did not get the right to vote because they did not have the money to pay the taxes. So they were poor, so they did not get the right to vote. So now समाज में ऐसे लोग अभी भी बौखलाए हुए थे, जिनको लग रहा था कि रेवोल्यूशन जो फ्रांस में आया, चलो ठीक है, नेशनल असेंबली बन गया, लेकिन उतने में सीमित नहीं होना है, हम लोग को और आगे बढ़ना है,
क्योंकि समाज में ऐसे लोग थे जिनको अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला था। अब तब आता है नए हीरो का एंट्री, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है, देख सकते हो यहां तक क्या हुआ है, हम लोग ने देखे फ्रांस का सिचुएशन टेंस भरा था, टेंस। उसके बाद क्या हुआ कि लुइस 16 के साथ समझौता करता है, किसी के साथ, लुइस 16। उसके बाद वॉर ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ वॉर होता है। लेकिन जो युद्ध होता है वो लोगों के लिए कोई अच्छाई नहीं लाया, क्योंकि वॉर्स हमेशा क्या लाता है, लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। युद्ध हमेशा वॉर्स में क्या करता है, वॉर्स हमेशा लोगों के जीवन में हानि करता है और साथ ही साथ क्या करता है, आर्थिक स्थिति में भी दिक्कत लाता है, ठीक है। तो अब देखो, जब अब ये बात, ये पोर्शन, जब वुमेन्स को थोड़ा सोसाइटी में क्या करना है, कोप करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मेन सारे लोग वॉर पे है, दे वेर अर्निंग द लाइवलीहुड, फैमिली वो लोग चला रहे थे, ठीक है। सो अब ऐसे हो रहा था। फिर भी समाज में ऐसे लोग थे बेटा जो सोचते थे कि रेवोल्यूशन अभी, अब देखो फिर बात ये समझो कि प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग का रेवोल्यूशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात ध्यान से समझो, हाँ, इसी चीज पे ही सारा आगे का टॉपिक डिपेंडेंट है। तो जो भी रेवोल्यूशन खत्म नहीं होना चाहिए, जो ये लोग थे वो लोग को क्या नहीं मिला था, सिंपल सी बात है, वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। सो एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी दे ऑल्सो नीड समथिंग इन द सम स्टेक इन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में हम लोग को देख लो, अब तुम लोग को नहीं बोल रहे, तुम लोग 18 साल के नहीं हुए, मुझे देख लो, आई हैव स्टेक इन द गवर्नमेंट, यानी कि मेरे पास अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट चूज कर सकता हूँ, यस आई हैव वोटिंग राइट। बट यहाँ पे सारे लोगों को थोड़ी है, तो यानी कि जो भी गवर्नमेंट बन रहा है इसका मतलब वो किसके द्वारा बना रहा है, अमीर लोगों के द्वारा। अब गरीब लोगों के लिए तो कुछ चाहिए भाई, यस दे ऑल्सो डिजर्व, वो लोग नहीं भी तो उतना ही मेहनत कर रहा है जितना अमीर लोग कर रहा है। तो ऐसे सोच रखने वाले लोग थे। तो अगला क्या होता है, अब वहां पे इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, अब इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। अब ये पॉलिटिकल क्लब्स ऐसे जगह थे जहां पे लोग इकट्ठा होते थे और लोगों का, जैसे कि गवर्नमेंट का जो होता है ना पॉलिसीज, अगर अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर चर्चा करना, थोड़ा रैलीज निकालना, ऐसे जगह थे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे गांव में नया पार्टी बन गया है और हम लोग अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने एक क्लब बनाए जहाँ पे यूथ वगैरह इकट्ठा हुए और हम लोग वहाँ पे क्या करना शुरू कर दिए, डिस्कस करना शुरू कर दिए कि भाई आज जो नया सरकार बना है ना वो ये कर रहा है, ये सही नहीं है, ये है वो है, हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना। सो इट वॉज अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द नेशनल असेंबली। So political clubs became an important rallying point for the people who wish to discuss government policy and plan their own forms of actions। यानी कि ये ऐसी जगह होगा रैलिंग पॉइंट जहाँ पे लोग बैठे, डिस्कस किए कि गवर्नमेंट का जो नीतियाँ नेशनल असेंबली बना रहे थे फ्रांस के गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ वो लोग अपना प्लान बना रहे थे कि हम लोग इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले, ठीक है। समझे, सिंपली सी बात है कि पॉलिटिकल क्लब्स ऐसे जगह थे वैसे लोगों के लिए, कौन, जो लोग चाहते थे कि रेवोल्यूशन खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग को अभी तक अधिकार नहीं मिला, तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया था ये। उनमें से सबसे फेमस क्लब बना, खुले गए तो बहुत सारे, फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स खुले गए जगह जगहों पे, वुमेन्स के लिए भी बनाए गए थे पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे फेमस जो था जैकोबिन्स, क्या था, जैकोबिन्स, जिसका नाम मिला था फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो ये कॉन्वेंट इज लाइक चर्च टाइप का एक सिस्टम है। Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs। तो जो वुमेन इस दौर में चाह रहे थे कि रिवोल्ट में जुड़ रहे थे, वो लोग ने भी क्या किया था, अपना क्लब्स बनाया था। अभी ये पॉइंट को मत भूलना, ये पॉइंट को मत भूलना, इसलिए क्योंकि इसके बारे में अलग से टॉपिक दिया गया है आगे चैप्टर में, ठीक है। वी ऑल नो दैट डिड वुमेन्स हैव रेवोल्यूशंस, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, कि अलग से देखेंगे वुमेन्स के बारे में कि वुमेन्स का क्या रोल था, तो और उन लोग का पॉलिटिकल क्लब्स जो बनाए थे वो लोग ने उसका क्या रोल प्ले किया है। तो बस बात इतना समझो कि ये रैलिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, ये जो पॉलिटिकल क्लब्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, जैकोबिन क्लब्स, जैकोबिन क्लब या जैकोबिन्स। अब समझ गए कि फ्रांस में अभी भी लोग नाखुश थे, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे जिसमें अभी भी लोग थे जिनको लग रहा था कि रिवॉल्यूशन नहीं खत्म होना चाहिए और रिवॉल्यूशन आगे बढ़ने चाहिए। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि वो लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को भी गवर्नमेंट में क्या चाहिए, हिस्सा
चाहिए। तो वो लोग ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और वहाँ पे आए, इकट्ठा हुए, गवर्नमेंट का पॉलिसीज के बारे में बात किए और उसके अगेंस्ट फर्दर क्या एक्शन लेना है वो प्लानिंग करने लगे। और ऐसे क्लब्स जो भी बने थे उनमें से सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? जैकोबिन्स। सो अब नाउ विल लर्न अबाउट जैकोबिन्स। I'll finish out here, okay? Jacobin Club. The members of Jacobin Club belong mainly to the less prosperous sections of society. तो यानी कि सिंपल सी बात है भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है कि गरीबों को वोट नहीं मिल रहा है, तो जैकोबिन क्लब्स वैसे ही सेक्शन के लोग थे जो कि लेस प्रॉस्परस, मतलब ज्यादा अमीर नहीं थे सोसाइटी में, ठीक है। और वो लोग खास करके क्या थे? शॉपकीपर्स, दुकानदार, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। तो डू यू थिंक दिस पीपल आर रिच? दिस पीपल इन द फ्रेंच सोसाइटी वाज नॉट रिच, ज्यादा अमीर नहीं थे। इनकम करते भी तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं करते, ठीक है। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे कौन? उनके लीडर। अब समझो, जैकोबिन क्लब के लोग ऐसे लोग थे जो कि लेस प्रॉस्परस थे। क्या थे? लेस प्रॉस्परस। अमीर नहीं थे बट गरीब भी नहीं थे, बट ठीक ठाक के थे, बट दे वर नॉट गेटिंग राइट टू वोट। A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. अब ये लोग कपड़ा पहनने शुरू कर दिए, अपना कपड़ा बना दिए। क्या बना दिए? अपना कपड़ा बना दिए, एकदम लॉन्ग स्ट्रिप्स, यानी कि फुल पैंट पहनना शुरू कर दिए जिसमें स्ट्राइप्स हो। So I'll discuss about the clothes in the next video. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. अब वो लोग ने क्यों किया था ये जो जैकोबिन क्लब्स ने ये क्यों किया था कि अपना ड्रेस क्यों निकाला था? क्योंकि वो लोग जब सोसाइटी में रह रहे हैं पहले से अलग है, और जो नोबल्स का ड्रेस था उससे वो लोग अलग ड्रेस इसलिए पहने ताकि वो लोग उस सोसाइटी में अपने आप को अलग दिखाना चाह रहे थे। नोबल्स क्या पहनते थे? नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस मतलब घुटने तक आने वाले पैंट। उसके अब वो ड्रेस पहने हुए ना बहुत समय लगता है वो ड्रेस पहनने के लिए, ठीक है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू वेयर दैट ड्रेस। और वो फैशनेबल था उस जमाने का। क्या था? उस जमाने का क्या था? फैशनेबल। आज पहनोगे तो लोग बोलेगा कि पागल हो गया है, मतलब घुटने तक ये करोगे, उसके बाद स्टॉकिंग जैसा लंबा लंबा मारोगे, उसके बाद फिर इधर से घुमाओगे कुछ घड़ी वड़ी। सो वो नोबल्स का ड्रेस था, अमीर लोगों का ड्रेस था। तो अमीर लोगों का ड्रेस से वो लोग गरीब थे, तो इसलिए वो लोग ने अपना ही ड्रेस बनाया। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैन क्लूटोस। ये जैकोबिन को हम लोग क्या बोलने लगे अब? सैन क्लूटोस। इसका मतलब ये था कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सैन क्लूटोस का मतलब क्या था? जो बिना नी ब्रीचेस के। अब जो बिना नी ब्रीचेस के, इसका मतलब वो लोग नोबल नहीं है, ठीक है। सैन क्लूटोस मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। तो नाउ रिमेंबर, हम लोग रेड कैप बोले थे, पढ़े थे कल सिंबल्स में, सबको याद होगा। रेड कैप अब एक प्रकार से स्लेवरी को फ्री दिखा रहा है ना, बट रेड कैप नॉट ओनली स्लेवरी, वो फ्री इंसान, जो फ्री क्या है इंसान था, वो भी पहन सकता था। तो ये जो जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने अपने आप को, हम लोग लिबर्टी है, हम लोग फ्रीडम है, हम लोग फ्री है बोल के सैन क्लूटोस के साथ साथ क्या पहनना शुरू कर दिए? लाल टोपी भी पहनना शुरू कर दिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल नाउ। यस, सो दिस मच फॉर टुडे। सो नाउ टुमारो विल जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट steps were taken by Jacobins club and what did Maximilian Robespierre do। अब भाई ये लोग फाइट कर रहे हैं सोसाइटी में, ये जैकोबिन्स। अब ये जैकोबिन्स अगले पड़ाव में अपना क्या कदम उठाता है और उस कदम उठाने के बाद जैकोबिन्स को क्या होता है वो देखेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स हैव टुडेज डाउट क्लास। Do you have any doubt? Do you have any doubt, boys and girls? क्या हम इतना सा पढ़ा रहे कि तुम लोग याद ही नहीं हो रहा? You should have doubts. You should have doubts. मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे जब पढ़ा रहे थे कि क्वेश्चन। अब हम सर है, टीचर है, तो अब हम डाउट्स हम तुम लोग से पूछे, हम पूछे सलास, कम ऑन,
बॉयज एंड गर्ल्स, अभी तक जो पढ़े उसमें क्या प्रॉब्लम्स देखे? हाँ, anyone having doubts? I just stopped just because I had to take some doubt because this topic is little bit longer. It will take longer. नहीं तो एक ही टॉपिक है, फ्रांस becomes a constitutional, removes abolishes monarchy and becomes a republic. तो ये एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन I stopped because just for you all. Anyone having doubt? Please ask. You are free to ask. You are free to ask. Anyone? Shall I ask then? Why did Jacobin clubs? Okay, not in Jacobins. Why did political clubs started to rise in the French society? जैकोबिन क्लब्स जैसे क्लब्स फ्रेंच सोसाइटी में उभरना या इमर्ज क्यों होने लगे? Now see the doubt. See, you all are just yes sir like that. Come on, anyone? Kumkum, you want to say? Okay, come. सर, पॉलिटिकल क्लब्स इसलिए रेज हो रहे थे क्योंकि वो जो वीकर सेक्शन के जो पीपल्स थे उन्हें उनका पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता था, तो वो क्लब्स बनाकर अपना पॉलिटिकल राइट्स पाना चाहते थे. ओके, यू कैन नॉट से क्लब्स बना के पॉलिटिकल राइट्स नहीं पाना चाहते थे, बट एक प्रकार से वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे वो लोग डिस्कशंस करते थे. एक प्रकार से यू आर राइट. वेरी गुड कुमकुम, very good. Now, why did Louis XVI enter into a negotiation with Prussia and Austria? Very simple. Louis XVI क्यों? Yes, come. लुईस 16 नेगोशिएशन में क्योंकि वो अपने पावर वापस लेना चाहते थे. Okay, very good. Because he was not happy with the constitutional monarch. Yes, ये simply बताता है कि Louis XVI was not happy with constitutional monarch, so he wanted his power back. So he asked or he sought help from these neighboring countries like Prussia and Austria. Now, Austria तो ससुराल हो गए, तो दामाद का क्या, ससुर जी दामाद का मदद नहीं करेगा तो किसका करेगा? Yes, सिंपल सी बात है भाई, दामाद है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कल के दिन में दामाद आके फिर क्या ससुर जी. यस, ओके, नेक्स्ट. What was the outcome of the war between France, Austria and Prussia? Outcome क्या था? What was the outcome of war against Austria and Prussia? ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ वॉर के बाद क्या आउटकम आया, या उसने क्या इफेक्ट डाले? वी कैन से डायरेक्टली आउटकम, बट इफेक्ट क्या था, उसका असर क्या था? एनीवन? अनुष्का, कम. उससे सर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, और उससे जो वीकर जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे जो कम कमा पाते थे, उनको ये हुआ कि हमको इक्वल राइट नहीं है वोट देने का, सिर्फ रिच लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो उससे हम लोग को भी होना चाहिए वोट देने का राइट. ओके, तुमने अच्छे से खीर बन रहा था, थोड़ा खिचड़ी बना दिया. सो इट्स लाइक ओके, योर पॉइंट इज राइट. इसने इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लाए, यस, लॉसेस लाए लोगों में, यस, ये सही था. दिस इज correct, okay, but the second portion is the demands of all the sections. Okay, you can, वो war का आउटकम नहीं था, वो रिवोल्यूशन का आउटकम था ना, पहला रिवोल्यूशन का आउटकम था. तो इट्स ओके, यू आर राइट. एंड मोस्ट इफेक्टली वुमेन्स का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वुमेन्स
लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया था कि वो लोग पूरे फैमिली को अब क्या करेंगे, चलाएंगे. दे विल रन द होल फैमिली एंड they had to take up the responsibility of their families as well as the children, to feed them, to cook for them, to wash for them. Okay, that's why women are very great. We have to empower them. Okay, now anyone, any doubt? कोई डाउट है मन में अभी तक जो पढ़ा हुआ है? क्या पानी जैसा साफ हो गया है? हाँ, पानी भी कभी कभी धुंधला होता है. वो धुंधलापन को हटाने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, तो थोड़ा फिल्ट्रेशन कर सकते हो, इस टॉपिक को रिफाइन कर सकते हैं. एनीवन, एनी टॉपिक? या डाउट के लिए जगह ही नहीं छोड़े? ओके, थैंक यू. दिस मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल एंजॉयड माय क्लास एंड स्टे कनेक्टेड.